हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल। अपकमिंग नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यू, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉलीसाइथेमिया कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉलीसाइथेमिया जो होता है उसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन, मेजरिंग रेड सेल मास एंड प्लाज्मा में वॉल्यूम। सेकेंड, पेरिफेरल स्मीयरिंग। थर्ड, एग्लूटिनेशन टेस्ट। एंड लास्ट, ऑल ऑफ द अबाव। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, measuring red cell mass and plasma volume will help differentiate the relative and absolute polycythemia. तो फर्स्टली रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी इज एबनॉर्मली हाई ड्यू टू इंक्रीज concentration of blood, and absolute polycythemia is due to increase in the number of RBC. रिलेटिव में ब्लड इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से फिर HB एंड RBC एबनॉर्मली हाई हो जाते हैं, और एब्सोल्यूट में जो नंबर है RBCs का वो इंक्रीज होता है। देन रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया में प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस होता है, एब्सोल्यूट में इंक्रीज RBC इन सर्कुलेशन। सो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट polycythemia can be differentiated by measuring the red cell mass and plasma volume. Then next question, a client has the diagnosis of left ventricular failure and a high pulmonary capillary wedge pressure. The physician order atropine, that is dopamine, to improve ventricular function. The nurse will know the medication is working if the client का डायग्नोसिस क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर एंड हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, और उन्हें वेंट्रिकुलर फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए डोपामाइन एडमिनिस्टर किया गया है। लेकिन मेडिसिन वर्किंग कैसे है ये कब पता चलेगा नर्स को कि मेडिसिन अपना वर्क कर रही है क्लाइंट में? तो फर्स्ट, ब्लड प्रेशर राइजेस। सेकेंड, ब्लड प्रेशर डिक्रीज। थर्ड, कार्डियक इंडेक्स फॉल्स। एंड लास्ट, PCWP राइजेस। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लड प्रेशर राइजेस। इफ इट्रोपिन या फिर dopamine has a positive effect, it will cause vasoconstriction peripherally but increase the renal perfusion and the blood pressure will rise, and the cardiac index will be rise and PCWP should decrease. तो डोपामाइन वर्क कर रहा है कैसे पता चलेगा? एक तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन, या फिर कार्डियक इंडेक्स इंक्रीज होगा, या फिर PCWP डिक्रीज होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायरिया एंड डिहाइड्रेशन. द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट हैज़ रिसीव्ड एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट if the blood urea nitrogen decreases too. First option 20 mg per dl, second 6 mg per dl, third 36 mg per dl, and last 18 mg per dl. And correct option is 18 mg per dl. नॉर्मली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का वैल्यू होता है 8 to 25 mg पर dl, पर पेशेंट को डायरिया एंड डिहाइड्रेशन हुआ है तो वो डिक्रीज होके आ जाएगा 18 mg पर dl तक।
Then next question. A nurse is performing an initial post-operative assessment on a client following upper gastrointestinal surgery. The client has a nasogastric tube to low intermittent suction. To best assess the client for the presence of bowel sound, the nurse should पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट करना है और क्लाइंट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है। देन उस क्लाइंट हैज़ द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो नर्स को बॉवेल साउंड चेक करना है, तो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट, प्लेस द स्टेथोस्कोप टू द लेफ्ट ऑफ द अम्बिलिकस. सेकेंड, टर्न ऑफ द नासोगैस्ट्रिक suction. Third, use the bell of the stethoscope, and last, turn the suction on the nasogastric tube to continuous. And correct option is turn off the nasogastric suction. nasogastric suction turn off करेंगे, then nurse bowel sound check करेंगे. The next question. Which of the following is a risk factor for development of pressure ulcer? प्रेशर अल्सर डेवलप्ड होने के लिए रिस्क फैक्टर कौन सा है? प्रेशर अल्सर मीन्स पेट सोर की बात हो रही है यहाँ पे. तो फर्स्ट, एम्बुलेटिंग लेस दैन ट्वाइस अ डे. सेकेंड, एन indwelling यूरिनरी कैथेटर. थर्ड, डिक्रीज सीरम अल्ब्यूमिन लेवल. एंड लास्ट, एलिवेटेड white blood cell count. And correct option is C, decreased serum albumin level is the risk factor for the pressure ulcer. Then next question. Factors affecting sickling in the sickle cell anemia are HbS concentration, HbA concentration, pH, oxygenation. And correct option is HbS concentration. ये जो फैक्टर है ये सिकलिंग में अफेक्ट करता है, सिकल सेल एनीमिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव एन अडल्ट अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ हिपैरिन. What should the nurse check prior to giving the medicine? नर्स को सबक्यूटेनियसली हिपैरिन देना है. करने से पहले नर्स को क्या चेक करना है? फर्स्ट, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो. सेकेंड, ब्लीडिंग टाइम. थर्ड, प्रोथ्रोम्बिन टाइम. एंड लास्ट, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. एंड करेक्ट ऑप्शन इज partial thromboplastin type. Option number D is the test done to monitor effectiveness of heparin therapy. Then INR is the way of reporting prothrombin time which is used monitor the effectiveness of coumadin therapy, that is warfarin. Then bleeding time is not used to monitor the effectiveness of the heparin therapy, and prothrombin time is used to measure the effectiveness of warfarin therapy. Then next question. A client is suspected of having a fat embolism following the pelvic fracture from the motor vehicle accident. A nurse should assess for which sign that is specific to the fat emboli. पेशेंट को फैट एम्बोलिज्म हुआ है ऐसे सस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उनका पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है ड्यू टू द एक्सीडेंट. तो नर्स सबसे पहले क्या असेस करेंगे, कौन सा साइन असेस करेंगे फैट एम्बोलिज्म के लिए? फर्स्ट, डिस्पनिया. सेकेंड, चेस्ट पेन. थर्ड, डिलीरियम. And last, petechiae. And correct option is petechiae, that is small purplish hemorrhage spot on the skin.
Then next question. The nurse checks the lab value of newly admitted client. RBC as 4.0 million per mm cube. Second, WBC 1500 per mm cube. Platelets 4 lakh per mm cube. What nursing action are indicated because of this lab value? Keep the client on bed rest and the protective isolation. Plan for protective isolation and do not give injections. Third, keep the client on bed rest and avoid trauma. And last, there are no specific nursing action indicated. Option number B is correct. Plan for protective isolation and do not give injections. क्योंकि WBC and platelet count are low. The client should be on protective isolated because of WBC count and resulting inability to fight the infection. The client should also not receive the injection because of the low platelet count resulting in the bleeding, and the client RBC is normal, so there is no need to keep the client on bed rest. सिर्फ पेशेंट को आइसोलेट करना है क्योंकि उनका WBC काउंट कम है, तो वो फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि WBC का वर्क होता है टू प्रोटेक्ट इम्यूनिटी का जो काम है वो, एंड प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से इंजेक्शन नहीं दे सकते, नहीं तो ब्लीडिंग हो जाएगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर टेकिंग hemodynamic measurements through the CVP line, how must the nurse reference the monitoring equipment? First, confirm that when pressure is in the system is 0, the equipment reads 0. Second, position the stopcock nearest the transducer level with a phlebostatic axis. Third, place the transducer on the left side of the chest at the fourth intercostal space. And last, place the patient in the left lateral position with a transducer level with the top surface of the mattress. And correct option is option number B. Position the stopcock nearest the transducer level with phlebostatic एक्सिस. जब हमें CVP लाइन का यूज़ करके हीमोडायनेमिक मेजरमेंट्स लेने हैं, तब हम क्या करेंगे, जो स्टॉपकॉक पोजीशन द स्टॉपकॉक नियरेस्ट टू द ट्रांसड्यूसर लेवल विथ द फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.